आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का हमारा टॉपिक है पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ मेथड एक ऐसा मेथड है हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को भी सॉल्व करने की सलाहियत रखता है, और हायर ऑर्डर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। यानी ये मेथड हमारे पास इस तरीके से है। उसके बाद हमारे पास इसमें एक और भी सलाहियतें हैं कि ये आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन कॉज अगर वो पॉलिनोमियल इन एक्स हो जाएं या एक्सपोनेंशियल्स हमारे पास हों और वो पॉलिनोमियल्स हो जाएं तो उनको भी करने की सलाहियत रखेगा। कैसे करता है इसको अभी आपके सामने हल करके दिखाते हैं ताकि बात समझ आ जाए। तो पावर सीरीज मेथड हमारे पास सॉल्व द कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएगी, जैसा कि ये फर्स्ट ऑर्डर दी गई है। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास है, इसको कहा गया कि आप इसको सॉल्व करके दिखाएं। इसमें तरीक़ेकार ये होता है, यानी इनकी स्ट्रेटजी जो होती है वो हमारे पास ये होती है कि पावर सीरीज में कि सॉल्यूशन पहले ही अज्यूम कर लेते हैं। यानी ये बड़ी हैरानकुन बात है कि कोई ये कहे कि सवाल तो शुरू करने से पहले कि जी इसका जवाब जो है ना वो ये आएगा, यानी यहाँ पर इसका जवाब ये हमारे पास होगा। तो वो जो हम वहाँ पे सपोज करते हैं सॉल्यूशन, उसका नाम हम ये रखते हैं। एक पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कि यही इसका जवाब है। यानी ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है कि अगर हम किस सवाल का जवाब है जी हमारे पास, वो इस सवाल का जवाब है। यानी इसका आंसर जो है वो ये पॉलिनोमियल है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका आंसर नंबर 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का आंसर है। ये वक्त से पहले ही स्टेप में हमने बता दिया कि ये इसका आंसर है, सपोज कर लिया। तो देखते हैं जी कि वाकई ये आंसर है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पे सी नॉट सी वन पॉलिनोमियल तो हज़ारों हैं, लाखों हैं, अरबों हैं, इन्फिनिट हैं। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, डिफरेंस क्या लाई करता है? डिफरेंस ये लाई करता है कि यहाँ पे सी नॉट सी वन सी टू सी थ्री सी फोर के कॉन्स्टेंट्स का कोई ना कोई आंसर आएगा। वो स्पेशल पॉलिनोमियल बन जाएगी। जब यहाँ पे कोई एक आंसर C1 C3 C4 क्या आंसर देंगे तो वो एक स्पेशल बन जाएगी, वो इसका आंसर होगा। बाज़ औक़ात एक डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, जिसे हम फैमिली ऑफ द कर्व्स का नाम देते हैं, फैमिली हो जाती है। तो वो देखते हैं कि जी फैमिली हमारे पास है या यूनिक है, यानी इसके अलावा कोई आंसर नहीं। इसके इस सवाल के जवाब के जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उसके एक से ज़्यादा आंसर्स मौजूद होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये सिर्फ पावर सीरीज़ के अंदर नहीं मैं कह रहा, ये आपके पास जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं, उन सब के बारे में यही है कि उन जब भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है तो वो एक्चुअल एक कर्व को के बारे में नहीं होती। यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस का आंसर एक कर्व नहीं होता, एक जो है कर्व की बजाय फैमिली ऑफ द कर्व्स हमारे पास होता है। तो यहाँ पे भी फैमिली ऑफ द कर्व्स ही आएगा। तो हमने इसके तरीके क्या है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने पॉलिनोमियल जो है वो हमने यहाँ पर रखी। यानी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने इसके अंदर पॉलिनोमियल रखी। ये देखें ना, ये सी नॉट है, फिर सी वन एक्स है, एक्स की डिग्री 1 हो गई। यहाँ सी आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया, कांस्टेंट C1 रख दिया, C2 रख दिया, C3 एक्स क्यूब। डिग्री असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, C4 x4 C5 x5 C6 x6 C7 x7 C8 x8 C9 x9 अप टू सो ऑन Cn xn, और हमने इसे रोका नहीं है। यानी इन्फिनिट तक ये पॉलिनोमियल जा सकती है। तो फिलहाल ये हमारे पास मौजूद है, और अगर आप इसका नाम जो है ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट कोई नाम रख लें कॉन्स्टेंट्स के, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर इसका कोई नाम अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू नाम रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये एक से ज़्यादा बुक्स के अंदर मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट्स के नाम रखे जा सकते हैं। अब हम आते हैं जी कि हमारे पास क्या कहते हैं, हमने करना क्या है। हमने ये करना है जी कि आपके पास बस एक यही हमारा की पॉइंट है। जो हमारा की पॉइंट है वो हमारे पास इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही था। वो क्या की पॉइंट था जी, कि इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का हमने सपोजिशन करनी है। जब भी पावर सीरीज के ये पॉलिनोमियल, यही पॉलिनोमियल सपोज करनी है बस। उसके बाद आगे सवाल खुद ब खुद हल होगा। यानी कि ये बड़ी हैरानकुन बात है। बाकी सारी चीज़ें जो से पहले स्टेप में ही सपोजिशन है, और उसके बाद सारी गाइडलाइन ये करेगा। यानी कि ये और ये दोनों इक्वेशन मिलकर करेंगी 1 और 2। मिसाल के तौर पर इसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आप जो है यहाँ पर अपना वाई डैश का डेरिवेटिव लें।
तो हम वाई इसका मतलब है कि जो हमने इसमें लिखा है ये 1 का इसका डेरिवेटिव जो है वो हम ले लेंगे, जिसका 2 का डेरिवेटिव हम लेंगे। उसके बाद और अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता आपके पास इसमें इस जगह पर अगर आपके पास लिखा होता यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश वाई फोर्थ डैश वाई फिफ्थ डैश, इसमें इन्वॉल्व होते इसमें, यानी वाई डबल डैश भी होता तो फिर इसका मतलब ये होना था कि इसका जो है 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया जाए। और अगर वाई ट्रिपल डैश इसके अंदर मौजूद होता यहाँ इस सवाल के अंदर, तो इसका मतलब ये होना था कि आप इसके अंदर इसका 3 टाइम डेरिवेटिव लें। यानी जितनी गाइड जो करेगा वो हमारे पास ये डिफरेंशियल क्वेश्चंस करेगी कि कितने डेरिवेटिव लेने हैं, तो हम उसके उसी के मुताबिक जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। फिलहाल यहाँ सिंगल डेरिवेटिव है तो हम सिंगल डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर ले लेंगे। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या सूरत हाल आती है। यहाँ पर जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो वाई सी नॉट ज़ीरो हो गया और सी वन एक्स बन गया हमारे पास, यानी इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास इसके अंदर लिखा गया। देखें जी अब हमारे पास ये है सी नॉट का 0 हो गया, सी वन एक्स का सी वन हो गया और सी टू एक्स का इसका डेरिवेटिव टू हो गया हमारे पास 2x, और सी वो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बड़ा आसान सा है 3x, और 4 जो सा है इसका डेरिवेटिव जो है 4x क्यूब हो गया, और सी फोर कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। सिमिलरली हम ये यहाँ चलते चले गए और ये हमारे पास क्या कहते हैं आंसर आ गया, यानी ये सी सिक्स का ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 6c(x)5। सारे डेरिवेटिव जो हैं वो हमने इसके ले लिए। कहाँ तक? हमने यहाँ तक। इसके अंदर जो सबसे अहम पॉइंट एक और है, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो एक चीज़ का आप देख लेना, वो अभी तो नहीं फ़िलहाल हम कर रहे हैं लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसको कि आप इसको मद्देनज़र रखें। ये जो हमारे पास है इसके अंदर nth टर्म, जो nth टर्म है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो सहूलत प्रोवाइड करेगी। फ़िलहाल आपके सामने बाद में आ जाएगा सूरत हाल, ये वाली nth डेरिवेटिव, ये जो सॉरी nth टर्म जिसकी डिग्री n होगी, ये कैसे सहूलत प्रोवाइड करेगी, कैसे फैसिलिटेट करेगी हमें, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये एक जनरल फार्मूला है। अगर आप गौर करें तो अगर मैं कहूँ इसका डेरिवेटिव क्या है एन सी एन एक्स रेज टू पावर n-1, तो सबके डेरिवेटिव इसमें आ जाते हैं, क्योंकि n की वैल्यू अगर जब आप ज़ीरो रखेंगे तो ये सी नॉट देगा। जब डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव लेने के बाद एन सी एन एक्स n-1, एन की वैल्यू 5 रखेंगे। बेशक आप नोट करके कॉपी पर फिर लिखें, फिर आपको बात समझ आ जाएगी कि पहले इसका डेरिवेटिव लें एन सी एन एक्स n-1, फिर n की वैल्यू जो है 5 रखेंगे तो इसका आंसर आना शुरू हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। जब 6 रखेंगे यहाँ पर तो इसके अंदर इसके डेरिवेटिव में एन सी एन एक्स n-1 में, तो उसके डेरिवेटिव्स मुख्तलिफ आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल ये हमारे पास है जी इसके अंदर। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यानी अब सबसे पहली बात तो ये हुई कि पावर सीरीज में हम एक पॉलिनोमियल लेंगे और ये हमें गाइड करेगा। जब हमने यहाँ पर ये ले लिया उसके बाद फिर हमने इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है, और तो इसमें डेरिवेटिव थे ही नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में, और डेरिवेटिव जो थे वो आपके पास इसमें मौजूद ही नहीं है। यानी कहने का कि मकसद है कि इसमें सिंगल डेरिवेटिव है, तो लिहाजा सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास है, तो सिंगल डेरिवेटिव के बाद अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। अगर डबल होता है इसके अंदर तो हम डबल भी करते, ट्रिपल भी करते, यानी सारे हम जन से हैं यहाँ पर करते, जितने डेरिवेटिव पहले इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपको नज़र आते हैं। फिलहाल ये हमारे पास एक ही डेरिवेटिव था और वो हमने यहाँ पे इन दोनों को हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया जी। दोनों इक्वेशंस को इसको इसकी जगह रख दिया, ये इतनी बड़ी ब्रैकेट है यानी हमारे पास, और ये जो बॉक्स है इसको हमने यहाँ रख दिया। यहाँ पे वाई डैश है, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं होना पड़ रहा, लेकिन अगर गौर करें तो हमारे पास क्या कहते हैं ये जो वाई है इसको कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई होना है, यानी कि ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो सा है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि 3y, ये तो सिंगल y था, तो 3y हमारे पास हासिल करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यही काम नेक्स्ट में कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद ये देखें ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया था। और एक और चीज़ हमने यहाँ पर की,
एक और चीज़ वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ कि ये जो हमारे पास ये ज़ीरो है, क्या ये ज़ीरो आर्म रियल नंबर है? तो इसका आंसर नो है, आर्म रियल नंबर नहीं है। आर्म रियल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर पॉलिनोमियल्स हों, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल हो तो राइट हैंड साइड पर भी पॉलिनोमियल होंगी, यानी कि ये हमारे पास रूल्स होता है। तो अब उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, हमने इसकी वैल्यूज़ रखी y डैश प्लस 3y की, यानी हमने वैल्यू जो है वो यहाँ पे y ये लिख भी रहे हैं हम कि जी सब्स्टिट्यूट करें आप, और फिर उसके बाद y डैश की वैल्यू रखी। y डैश की वैल्यू आपके पास क्या है? y डैश की वैल्यू ये है जी हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सब्स्टिट्यूट की, ये यहाँ तक, ये पहले इधर कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया ये y, और उसके बाद ये हमारे पास है ये y डैश है, और ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था तो यहाँ तक y डैश आ गया। उसके बाद आगे फिर हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसमें यहाँ से हम ले रहे 3 को अलहदा कर रहे हैं, हालांकि ये स्टेप आप चाहें तो अलहदा बिल्कुल इकट्ठा कर दें हमारे पास इसके अंदर, और 3 जो सा है यानी कि ये हमारे पास इसमें यहाँ तक ये y की वैल्यू जारी है, कंटिन्यू है, और फिर ये वैल्यू हमारे पास है। अगर ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, यानी अभी 3 से मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, अगर आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये उस सूरत हाल में एक स्टेप हमारा सेव हो जाता है, तो ज़रूर किया करें, मैं तो ये कहूँगा। उसके बाद ही हम देखते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, ये सारी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है सारी, तो इसका मतलब जो ज़ीरो है, ज़ीरो को भी एक पॉलिनोमियल की शक्ल में ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम 0 प्लस 0x प्लस 0x स्केयर प्लस 0x4 प्लस 0x क्यूब, यानी इस तरह करके हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0x प्लस 0x स्केयर प्लस 0x क्यूब। इस तरह हम जो है इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, यानी ज़ीरो को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या इस तरह लिख देने से कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आंसर नो है कि आप ये वाला ज़ीरो जो है, ये ज़ीरो हमारे पास क्या कहते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल में लिखेंगे ताकि हमें बहुत से फ़ायदे हासिल हो सकें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास एक जैसी होनी ज़रूरी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पॉलिनोमियल है तो राइट हैंड साइड पे भी पॉलिनोमियल बनाने से हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। इसमें ज़रा गौर करें कि हमारे पास हमने करना क्या है अगले स्टेप में। हमने ये करना है कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट है C1, इसको अलहदा कर देना है, और इसके अंदर से ये हमारे पास कांस्टेंट है आपके पास 3C0, ये कांस्टेंट हम अलहदा कर देंगे। 3C0 कांस्टेंट जो है वो हमारे पास अलहदा हो जाएंगे। अब इसमें से एक्स का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास बाहर आ रहा है, यानी एक्स के कोफिशिएंट को बाहर ले लेते हैं, 2C2x, और यहाँ पर भी आएगा, उसमें ये आ रहा है C1x, यानी आपके पास C1x हमारे पास, इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आ रहा है। इसी तरह आप इसे गौर करें कि ये हमारे पास है आपके पास C1 यानी एक्स स्केयर कॉमन ले रहे हैं, ये एक्स स्केयर है टर्म्स, और एक यहाँ मिलेगी, और एक और जगह मौजूद है वो ये है, ये 3C2 एक्स स्केयर हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद। क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई क्यों करना है हमने, ये हमने इसलिए करना है कि हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये 3 है हमारे पास, ये 3 हमारे पास है, ये 3 हमारे पास है, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3C2 बन जाएगा, और एक्स स्केयर यहाँ से कॉमन लेंगे। इसी तरह फिर हम बाकी टर्म एक्स क्यूब कॉमन लेंगे यहाँ से 4C4, और इधर C3 फिर इधर से कॉमन लेंगे 5C5, x4 कॉमन लेंगे तो वो इसमें से आएगा 3C4 क्योंकि ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5C5 और उसके बाद 3C4 और ब्रैकेट के अंदर x5। इसी तरह हम बाकी सब के साथ करते रहेंगे, और ये जो xn है इसके अंदर देखें कि हमारे पास क्या होगा, ये NCN xn-1 इसका डेरिवेटिव था, और आगे डेरिवेटिव एक और डेरिवेटिव हमने ले लिया था n+1 CN+1 xn,
यानी हम ये कह रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव था ना, ये तो था सी एन एक्स एन का, और ये जो डेरिवेटिव है, कौन सा डेरिवेटिव हमारे पास, ये डेरिवेटिव मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव हमें चाहिए था ताकि जनरल टर्म हमारे पास डिसाइड हो सके, हमारे पास जनरल टर्म डिसाइड हो सके। ये डेरिवेटिव हमें चाहिए था। ये डेरिवेटिव किसका है? ये डेरिवेटिव है सी एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन। क्या ये टर्म वहाँ पर मौजूद है? तो एक्स एन फिलहाल तो मैं अभी दिखाता हूँ कि ये डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है। एक्स एन ये है और एक एक्स एन ये है हमारे पास। इन दोनों में से आप जो है यहाँ पे कॉमन ले लें। ये आप इसके अंदर जो है ये कॉमन ले लें, एक्स एन। एक्स एन जो है वो आपके पास इन दोनों में से कॉमन आया, इन दोनों में से, एक इसमें से और एक इसमें से। और दूसरा ये है कि ये हमारे पास ये टर्म सी एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन का डेरिवेटिव है, ये इसका है, ये वाई है सारा। यहाँ से लेके वाई कहाँ से है? यहाँ से लेके 3y हमारे पास वो आपके पास यहाँ तक है। फिलहाल मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि ये हमारे पास टर्म जो है हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी और उसके अंदर इसको हल किया था। देखें जी, अब हमारे पास ये बनता है, ये देखें हमारे पास हमने जो लिखा था y, मैं ये कहता हूँ कि y हमने यहाँ पे लिखा था इधर तक, यानी हम सी नॉट लिख रहे हैं, C1 C2 CA3 C4 इस तरह करके हुए लिखते हुए आ रहे हैं। तो हम यहाँ CN तक पहुँचे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि एक और टर्म यहाँ पर लिख दें, इधर इस जगह पर एक और टर्म लिखें, प्लस CN+1 XN+1, फिर उसका डेरिवेटिव लें CN+1 XN+1, और ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी थी y के अंदर ना, यहाँ पे ये लिखी हुई भी है हमने। और फिर उसका डेरिवेटिव, चूँकि डेरिवेटिव आगे भी लिया जा सकता था, तो डेरिवेटिव ये हमारे पास लिखी हुई CN+1 XN+1, और इसका डेरिवेटिव जो है वो ये था हमारे पास, ये डेरिवेटिव हमारे पास था, ताकि एक्सन की जो है वो कॉमन लिया जा सके। ये वाले एक्सन को कॉमन लेने की वजह से हमने ये स्टेप किया था कि नेक्स्ट टर्म की जो है वो लिखी थी y के अंदर CN+1 XN+1, और फिर उसका डेरिवेटिव हमने लिया था। अब हम आगे चलते हैं जी। अब इसमें से अगला स्टेप हमारा यही है कि हम कॉमन लेंगे, जो मैंने आपके बताया, और कॉमन लेके ना साथ एक काम और किया हमने। ये देखें, हम कॉमन भी ले रहे हैं और साथ ही कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स भी कर रहे हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड इट्स हायर पावर, यानी एक्स का, और अब ये एक्स का क्या कंपेयर करेंगे जी हमारे पास, जब इसमें से देखें एक मिनट, ये हमारे पास है, इसमें से ये 2C2 एक्स है और दूसरा हमारे पास ये है 3C1 एक्स, और ये और कोई एक्स नहीं है। तो यहाँ पे ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा 0x, यानी पहली जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो हमारे पास लिखी जाएगी 2C2 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ का हम जन से है वो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके फिर हम इसे लिखेंगे। देखते हैं जी कि हमने क्या ऐसे ही किया। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम इसके अंदर ये देखें, सी पहला हमने C1 प्लस C0 कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट को कंपेयर कर लिया था हमने, कांस्टेंट को भी हमने जो है वो कंपेयर किया हुआ है। कांस्टेंट में कंपेयर, कांस्टेंट क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, वो एक C1 है और दूसरा कांस्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड पर मिलता है वो 3C0 है। इनको कंपेयर किया हम, और इज इक्वल टू दूसरी तरफ कांस्टेंट है वो 0 है। तो इक्वेशन बनेगी C1 प्लस 3C0, यानी इनकी मदद से इक्वेशंस बनेगी हमारे पास। ये हम आपके सामने रखते हैं। ये एक C1 कांस्टेंट है, ये हमारे पास प्लस 3C1 नॉट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। और जो एक्स वाली बनेगी वो बनेगी 2C2 टू, वो एक्स वाली कौन सी बनेगी जी हमारे पास? एक्स वाली बनेगी 2C2 और प्लस 3C1x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बनेगी। और जो हमारे पास बाकी कौन सी बनेगी आपके पास,
और जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर की 3c3 और एक्स स्क्वायर कहाँ है, और एक्स स्क्वायर हमारे पास ये है, ये एक्स स्क्वायर हमारे पास है। तो 3c2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इस तरह आप बहुत बेहतर कॉपी पेंसिल के ऊपर लिख कर काम करें। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स हमारे पास हो गया जी। आगे हम करते हैं, ये कंपेयरिंग कर रहे जी हम यहाँ पर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, यानी एक्स एंड इट्स हायर पावर। तो पहले कांस्टेंट को कंपेयर किया और साथ ही हमने इसको हल भी कर लिया, यानी कि कांस्टेंट c1 प्लस 3c0 इज इक्वल टू 0, c1 इज इक्वल टू माइनस 3c0 हमारे पास लिखा गया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, नेक्स्ट हमने कंपेयर किया एक्स के कोफिशिएंट को। एक्स का कोफिशिएंट ये हमारे पास ये लिखा भी है कि हम एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ भी लिखा है कि एक्स एंड इट्स हायर पावर। इसमें से भी वैल्यू निकाली। इसमें एक चीज़ और देखें हमारे पास है कि जब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, मसलन इसके अंदर हमने वैल्यू फाइंड आउट की है इसकी C1 की, ये C1 की वैल्यू आई जी आपके पास 3c0 माइनस 3c0 ये वैल्यू, और वो वैल्यू हम C1 की इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जी, हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखें आपके सामने रखते हैं, वो इसमें से जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी कंपेयरिंग करके एक्स की, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब C0, अब C2 की वैल्यू निकाल लेनी। C2 की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लेनी। तो C2 की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो आ गई 9/2c0। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक C1 की वैल्यू आ गई और एक C2 की वैल्यू आ गई। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा अहम कॉमन फैक्टर है। वो क्या फैक्टर है जी कॉमन हमारे पास इसके अंदर? वो कॉमन ये है कि इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है, यानी दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है, वो उसमें C0 इन्वॉल्व है। ये देखें, ये C0 है, -3c0, और ये C2 में भी यही है। ये इस सिमेट्री को हम मेंटेन रखेंगे कि जो राइट, जब भी हम कोई कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट कर लेने के बाद राइट हैंड साइड पर किसी एक ही कांस्टेंट का लेबल रखेंगे। यानी यहाँ पर मैंने C0 रखा है। आप देखना कि मैं पूरे सवाल के अंदर जब भी मैं कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालूंगा, तो उसके अंदर जो है राइट हैंड साइड पर C0 ही लेकर जाऊंगा। देखते हैं जी, हम यहाँ पर इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं। ये तो यहाँ पर आपके पास, और ये एक और ख़ास बात है कि जब भी हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करते हैं, तो नेक्स्ट इक्वेशंस में उसका इस्तेमाल आता है। जैसे आप ये देखना, ये C2 फाइंड आउट किया ना, अब नेक्स्ट इक्वेशन थी कंपेयरिंग करके जो हासिल हुई, जिसमें एक्स के कोफिशिएंट बोथ साइड्स पर कंपेयर किए, आप कॉपी पेंसिल पर देख लेना, तो वो इक्वेशंस ये आती है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों साइड पे कंपेयर कर लेने के बाद। तो उसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास C2 की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की। C2 की वैल्यू हमने इधर सब्स्टिट्यूट की, C2 की 3 कॉमन ले लिया था, C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो 9/2c0 हुआ, और इसको दूसरी तरफ ले गए। अब गौर करेंगे C3 की जो राइट हैंड साइड है उसमें दोबारा C0 ही आ रहा है, C0 आ रहा है, और मैंने ये भरपूर कोशिश करनी है कि कोई एक लेबल जो है वो इस राइट हैंड साइड पर रहे, एक ही रहे, एक ही लेबल रहे, ये नहीं कि उसकी दूसरी तरफ। अब ये गौर करना कि अब हमने यहाँ पर इसे, ये इक्वेशन जो सी है ये फाइंड आउट कर ली, यानी कि ये हमने C3 फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, तो उसकी इक्वेशन ये आएगी 4c4 प्लस 3c3 इज इक्वल टू 0। जब हम कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके, तो उसके अंदर अब यहाँ पे C3 को दूसरी तरफ ले गए। C3 की वैल्यू देखना, यहाँ पे ये पुट की हमने, तो ये आएगी यहाँ पर +3 था, इसको दूसरी तरफ ले गए, और तो ये हमारे पास सूरत हाल आ गई 27/2 और C0, और फिर C4 हमारे पास ये आ गया। अब C4 को, 4 को, इस 4 को दूसरी तरफ डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पे 27/8 C0 आ जाएगा। लेकिन फिर गौर करें कि हमारे पास क्या कहते हैं,
हमने राइट हैंड साइड पर सी नॉट ही रखा हुआ है, यानी हमने एक लेबल को कांस्टेंट रखना है। ये लेबल कौन सा हो सकता है जो राइट हैंड साइड पर रहे? क्या ये हमेशा सी नॉट होगा? सवाल ये भी है। तो इस सवाल का जवाब ये है हमारे पास कि ज़रूरी नहीं कि राइट हैंड साइड पर आपके पास हमेशा सी नॉट ही होगा। आपके पास हो सकता है सी वन हो राइट हैंड साइड पे हर दफ़ा, यानी ये आपके पास क्या कहते हैं, देखें जी, फिर दोबारा हमारे राइट हैंड साइड पर सी नॉट आया। क्या ये ज़रूरी है कि हर दफ़ा सी नॉट ही आए? ये देखें यहाँ पर भी हमारे पास यानी जितनी भी कांस्टेंट की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या इसके अंदर ये एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है कि जी क्या ये ज़रूरी है कि हर दफ़ा राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो आपको सी नॉट ही मिले? तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जब भी किसी कांस्टेंट जैसे C2 की वैल्यू निकाली सी नॉट मिला, C3 की वैल्यू फाइंड आउट की सी नॉट मिला राइट हैंड साइड पर, और C4 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे सी नॉट मिला, यानी ये सी नॉट चाहे इधर वाला कर लें चाहे इधर वाला, क्योंकि 27/8 हमारे पास आ गया और हर टर्म में ऐसा ही हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ज़रूरी नहीं है, आपके पास कभी यहाँ सी नॉट की जगह C1 भी आ सकता है। यानी आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पे C1 आ सकता है, C2 आ सकता है, यानी आपकी राइट हैंड साइड डिपेंड करे C2 पर, हर जगह C2 ही नज़र आए। यहाँ पर हर जगह C2 नज़र आए, हर जगह C2 नज़र आए, ये पॉसिबिलिटी है। या हर जगह C3 ही नज़र आए, ये पॉसिबिलिटी है कि C3 जब भी आप कोई वैल्यू निकालें किसी कांस्टेंट की, जैसा यहाँ मैंने C2 की वैल्यू निकाली, C2 की, तो इसके अंदर जैसी C2 की निकाली वो सी नॉट राइट हैंड साइड पे चला गया, C3 की वैल्यू निकाली राइट हैंड साइड पे सी नॉट चला गया, C4 की वैल्यू निकाली तो राइट हैंड साइड के ऊपर ये हमारे पास सी नॉट चला गया। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि राइट हैंड साइड पर सी नॉट की बजाय C1 आ जाए, या C2 आ जाए, या C3 आ जाए, या कोई भी कांस्टेंट का लेबल हमारे पास आ जाए। वो सवाल हल करेंगे इंशाल्लाह प्रॉब्लम, तो उसके अंदर मजीद बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। अभी तक जो हमने कंपेयरिंग की है वो हमारे पास कांस्टेंट की X3 की। अब हम जिनसे है X4 की करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स X4 और X4 in equation number 3, comparing the coefficients of X4 in equation number 3। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, आप बेशक वहाँ कॉपी पेंसिल से चेक करें, लिखना ज़रूरी है आपके लिए। और उसके बाद ये हमारे पास C5। अब सी नॉट की वैल्यू आप दोबारा आप गौर करें कि हमने C4 की वैल्यू ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, जब इधर सब्स्टिट्यूट की इसको साथ ही दूसरी तरफ मूव कर दिया, राइट हैंड साइड पर सब्स्टिट्यूट भी कर दी राइट साइड पे, तो आपके पास यहाँ पे ये आंसर आ गया -81/40। और सी नॉट फिर दोबारा राइट हैंड साइड पर आया। ये देखिए, मैं इसको मेरे सिमेट्री को मेंटेन रखूंगा और मैं ये खुद भी चाहूंगा कि ये ऐसा होता रहे। क्यों ऐसा होता रहे, इसके जवाब तो थोड़ी सी देर के बाद आपको मिल जाएगा कि इसका फ़ायदा क्या है कि राइट हैंड साइड पर सी नॉट ही रखने का। अब X5 को कंपेयर कर लें जी, X5 के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन जो X5 के कोफिशिएंट्स कंपेयर ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर से हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर C5 की वैल्यू रखी हमने, C5 की वैल्यू जो कि आपके पास ये आई थी, और इसको दूसरी तरफ ले गए थे, फिर ये 81 सी नॉट आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पर जो है ये कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ X6 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास क्या कहते हैं इसमें भी सी नॉट आ गया। तो हमने इस तरह करके कितनी वैल्यूज निकालें, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जिनसे वैल्यूज फाइंड आउट करते जा रहे हैं। X7 की भी कर ली हमारे पास, और अब ये जनरल असल चीज़ जो सी है ना, ये एक्स एन टर्म्स है, याद रखना कि ये इसको समझना हमारे पास ज़रूरी है। फिलहाल ये C8 की आ गई और इसके अंदर ये डिपेंड कर रहा है सी नॉट के ऊपर। अच्छा, असल चीज़ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन है। कैसे एक्स एन है, क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला हमें दे जाता है जो कि हर एक को जो है ड्राइव करने में आसानी होती है। मसलन हम यहाँ पे ये देखें, एक मिनट, ये कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स के ऑफ एक्स एन ऑन बोथ साइड्स, तो हम और इन इक्वेशन नंबर 3,
तो राइट हैंड साइड तो है ही जीरो के ऊपर, वो जीरो ही आता रहेगा हमारे पास, यानी ये जीरो ही आता रहेगा हमारे पास। तो ये आगे हम चलते हैं। तो इसमें से एक्स सी एन प्लस वन वैल्यू निकाली। सी एन प्लस वन वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, सी एन प्लस वन। तो ये हमारे पास आ गया -3 CN/n+1, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास, ये मैं अभी आपके सामने रखता हूँ कि ये जनरल टर्म हमें क्यों चाहिए भाई, आखिर इसकी वजह क्या है कि ये हमारे पास। चलें इसके अंदर कर लेते हैं, यहाँ तक ही ड्राइव हो गया, इसको ड्राइव डिवाइड भी कर लेते तो अच्छा था। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ n+1 को भी डिवाइड कर देते हम दूसरी साइड पर, तो ये हमारे लिए बेहतर था। ये देखें जी, आप यहाँ पर इस तरीके से करें कि ना n की वैल्यू सबसे पहले ज़ीरो रखें, n ज़ीरो रखें यहाँ पर। तो n ज़ीरो रखेंगे, एक इधर आज ज़ीरो आएगा, एक इधर आएगा, यानी 1C1 बन जाएगा, 1C1 और -3C0, तीन जगह ज़ीरो रखना पड़ेगा, एक इधर और दूसरा इधर हमारे पास, और तीसरा इधर रखना पड़ेगा। तीन जगह जब ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 1C1 इज इक्वल टू -3C0, यानी ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन। मैं लिख कर दिखा देता हूँ कि आपके सामने हमारे पास है। और इसी तरह n की वैल्यू कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे हम इसके अंदर। तो हमारे पास ये करके देख लेते हैं जी हमारे। ये देखें जी हमारे पास है, ये देखें जी, अब हम करके दिखाते हैं इसे। यहाँ पर n इज इक्वल टू 0, आप 0 ले लें, तो तब आपके पास क्या कहते हैं, C1 इज इक्वल टू आपके पास आएगा C0, यानी 0, C0। और उसके बाद अगली अगली इक्वेशन लिखनी है आपने। n की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख लें, 1 हमारे पास। तो फिर आपके पास यहाँ पर जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो C2 नहीं, फिर हमारे पास आएगा n की वैल्यू 1 रखने पे 2, 2, और उसके बाद C2, इसके अंदर जहाँ ये एरोज बने हुए, और उसके बाद माइनस, ये ऊपर रह गया -3, हमारे पास क्या कहते हैं C2, C2 आएगा, C1 आएगा जी, n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे। यहाँ पर एक चीज रह गई हमारे पास, इसके अंदर भी माइनस, ये बनना था -3। और इसी तरह अब हमारे पास क्या कहते हैं, एक दो और लिख लेते हैं, बाकी आप कर लेना। n इज इक्वल टू हमारे पास जब 2 रखेंगे इसमें, तो ये हमारे पास आएगा, इसी को जहाँ तीन जगह एरो बना हुआ है, तो ये हमारे पास आएगा 3C3 2 रखने पर 3C3 इज इक्वल टू -3 और NC2, ये हमारे पास आएगा। एक और चले लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैंने आपके सामने ये रखना है, ये जनरल फार्मूले की अहमियत को रखना चाहता हूँ। n=3, और यहाँ पे आ जाएगा 4, n की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे जहाँ एरोज बने, 4C4 इज इक्वल टू आपके पास क्या कहते हैं, इज इक्वल टू माइनस हमारे पास 3 और C3, ये हमारे पास होगा, एंड सो ऑन। यानी ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो लिखा जाएगा, और हम इसको
ये इस तरीके से लिखा जाएगा। आप इसका अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है, कि ये जो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन, यानी ये वाली इक्वेशन जो है, ये कह लें या ये कह लें, एक ही बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड लिखी है। तो ये इसको चेक कर लेते हैं कि जी हमारे पास क्या कहते हैं इसमें ये जो इक्वेशंस लिखी हमने, क्या ये वैसे ही लिख रहा है जैसे हम चाह रहे थे, यानी कि उसी तरह लिखता है या कोई और ही चीज़ लिख रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा पे बैक पर जाते हैं जी। इसके अंदर शुरू से में ही जाते हैं यहाँ पर, तो आपके सामने ये नज़र आएगा। ये देखें जी हमारे पास जब हम इसके अंदर कंपेयरिंग कर रहे थे, ये इक्वेशन के अंदर ये हमारी थ्री से मुराद ना मेरी ये थी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जिसके अंदर हमने कंपेयरिंग की है इसके अंदर, यानी ये सारी इक्वेशंस को मैंने 3 कहा था। फिलहाल ये हमारे पास है जी, यानी इससे हमने कंपेयरिंग करके हासिल किए थे। तो देख लेते हैं जी कि हमारे पास क्या कहते हैं जो पहला कांस्टेंट की इक्वेशन है, क्या ये वही है जो हमारे पास हम सोच रहे थे। कंपेयरिंग करने के बाद जो पहली इक्वेशन है, आप जरा गौर करें कि हमारे पास क्या कहते हैं ये जो पहली इक्वेशन है, ये वही है जो हमारे पास क्या कहते हैं जो यहाँ लिखी हुई, यानी कि ये उसको दूसरी तरफ ले जाए ना, असल में ये माइनस लिखना था, यहाँ माइनस लिखना था, -3 इज इक्वल टू लिखा गया। चलें अच्छा, तो ये वही इक्वेशन है जो हमारे पास क्या कहते हैं C1 प्लस 3C0 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन जो है ये आपके पास है, ये n इज इक्वल टू 0 जो जनरल फॉर्म में लिखी थी, वो इसमें से ये वही इक्वेशन है जो हमने यहाँ लिखी थी पहले। तो जनरल फॉर्म ने पहली इक्वेशन दे दी। अब हम आते हैं दूसरी साइड पर कि जनरल फॉर्म जो सी है वो आपके पास अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं जी, कि दूसरी इक्वेशन जो हमने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट आपके साथ की थी x, देखते हैं जी x हमारे पास है, x के साथ हमने यहाँ पर देखें जी ये है जी हमारे पास n इज इक्वल टू 1, यानी ये x को कंपेयर कर रहा है, x के क्वेश्चन। तो क्या ये देखना इसमें 2C2 प्लस ये 3C1 नहीं है, ये इक्वेशन है हमारे पास। ये कंपेयरिंग द ऑफ एक्स हमारे पास लिखी है। बाकी इसको ड्राइव करना वो एक अलग चीज़ है कि ये आप उसको ड्राइव कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, यानी ये इक्वेशंस और ये इक्वेशंस हमारे पास सेम है। n इज इक्वल टू 1 वो जनरल फार्मूले से हमने जो है इसको फाइंड आउट किया। अब हम एक और देखते हैं जी, इसके अंदर एक और नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, बल्कि नेक्स्ट इक्वेशन हमारे सामने ही मौजूद है, इसको स्क्रॉल करने की ज़रूरत ही नहीं। तो n इज इक्वल टू 2 से वो हासिल हुई, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो इससे हासिल हुआ, ये हमारे पास। तो ये देखें ये इक्वेशन एक्स के से जो कंपेयर हो रही थी वो यही है, यानी इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है आपके सामने, क्योंकि ये आपके पास इसको दूसरी तरफ ले जाए तो इस इक्वेशन के अंदर 3C3 प्लस 3C2 आ जाएगा, जो कि यही इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी। एक और इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं और उसके बाद बाकी सारी इक्वेशंस को आपको ये ऑब्जर्वेशन आ गई होगी सामने कि हमारे पास क्या कहते हैं अब n इज इक्वल टू 3 को करते हैं, यानी एक्स क्यूब के कोफिशेंट को। तो एक्स का क्यूब का कोफिशेंट जो जनरल फार्मूले ने बताया था वो हमारे पास ये बताया था, ये हमारे पास है। अब इसके अंदर यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये देखें क्या यही है हमारे पास, यही इक्वेशन है जी x3 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह फिर एक और हमारे पास है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 जो है वो आपके पास ये एक्स क्यूब के कोफिशेंट्स को हमने कंपेयर किया और इसी तरह बाकी हम कर सकते हैं। मकसद ये है बताने का कि आपके पास हमने अब हम दूसरी साइड पर आते हैं, यानी क्या हमारे पास होगा, ये देखें जी हमारे पास इसमें जनरल फॉर्म की तरफ जाते हैं, यानी जो जनरल फॉर्म, लिहाजा जनरल फॉर्म के ऊपर काम करना बहुत बेहतर है कि हम इस पॉलिनोमियल्स के ऊपर काम करें। ये देखें जो जनरल फॉर्म से मुराद है एक्स कोफिशिएंट ऑफ द एक्स एन,
यानी कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एन, ये हमारे पास है। तो ये इस फॉर्म के ऊपर काम करना जो है बहुत बेहतर है। बल्कि अगर मैं एक बात और कह दूं तो वो बहुत बेहतर होगा, वो ये होगा कि आगे जो हम बाकी जितनी भी जनरल क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी पावर सीरीज के साथ सवालात करेंगे, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ जो पावर सीरीज के प्रॉब्लम जितने भी सॉल्व करेंगे, उसके अंदर हमारे लिए एक ही क्वेश्चंस को लिख देना काफ़ी होगा। यानी हम सारी नहीं लिखा करेंगे जो ऊपर हमने लिखी है, या सिर्फ और सिर्फ यही एक लिखा करेंगे, और एक ही से हमारा जो है मसला हल हो जाया करेगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे अब वो आपके सामने बाद में रखेंगे कि एक से कैसे सॉल्व होके हल हो सकता है। लेकिन ज़हन में ज़रूर रखना कि हमारे पास क्या कहते हैं, क्योंकि इन जो मैंने आगे लेक्चर देने हैं, उसके अंदर मैंने सिर्फ जनरल ही लिख देनी है, सिंपल ये जनरल, क्योंकि वो सबकी नुमाइंदगी करती है। आप जिस मर्ज़ी को फाइंड आउट कर लें इसमें से, जो मैंने आपके सामने किया, और इसको सॉल्व बाद में कर लेंगे। पहले तो जनरल लिख देंगे, जनरल लिखकर फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। फ़िलहाल ये हमारे पास आ गया जी इसके अंदर सूरत-ए-हाल। अब हमने क्या करना है? यहाँ तक तो बात हो गई कि आपने इसको ज़हन में रखना है। अब हमने ये करना है कि ये जो हमने डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की इसके अंदर C0, C1, C2, C3 की जो डिफरेंट वैल्यूज़ रखी हैं, इन सबको सब्स्टिट्यूट कर देना है हमने। यहाँ से ये इसके अंदर C0 तो चूँकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं आई थी हमारे पास, लिहाज़ा C1 से हमने स्टार्ट लिया। ज़रा गौर करना, C0 से नहीं किया, C1 से, क्योंकि C0 की वैल्यू नहीं हमारे पास आई। तो हमने ये वैल्यूज़ कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है? 2 में, जो जिसको हमने सपोज़ किया था कि यही इसका सॉल्यूशन है। तो हम देखते हैं जी, इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास इसके अंदर जो रिज़ल्ट आएगा, ये हमारे पास 2 है। ये देखें, ये हमने शुरू में लिखा था। यहाँ पे जो हमने सपोज़ किया था, जब हमने सवाल शुरू किया था, तो हमने ये शुरू में ही लिख दिया था कि ये हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन है। ये इसके अंदर हम जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे, C1 की, C2 की, C3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, C4 की वैल्यू, इसे C5, C6, ये सारी वैल्यूज़ जो है C7 और अप टू C8, C9 और Cn की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी डिस्कशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं, आपने प्रैक्टिस भी इसी की करनी है। इसकी भी ज़्यादा कि Cn हमारे पास क्या होगा, हमें अक्सर औकात तो Cn टर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन क्या कहते हैं, वहाँ पर अब देखें जी, वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया। मैं 1-2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। तो C0 की वैल्यू हमारे पास है जी, C1 की पहले वैल्यू, C0 की तो वैल्यू ही नहीं थी हमारे पास। याद रखना जी, C1 की वैल्यू है -3 C0, और इसी तरह हम -3 C0, और इसी तरह आप इसकी वैल्यू को याद रख लें ताकि बार-बार हमें शफ़ल ना करना पड़े इसके अंदर। तो C2 की वैल्यू है जी 9/2 C0। ये दोनों वैल्यूज़ को पहले हम पुट करते हैं, और फिर आपके पास -3 C0, C1 की वैल्यू और C2 की लिख लें। लिख कर लिखा लेक्चर सुना करें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप लेक्चर्स जाए, क्योंकि ये लेक्चर्स का व्हाइट बोर्ड हमारे सामने नहीं होता, तो हमें स्क्रॉल करके ही जाना पड़ता है, तो लिहाजा लिखा हुआ जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये देखें जी, हमने यहाँ पे वैल्यू जो है C0 को एज़ इट लिखा, और C1 की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं, C1 की वैल्यू ये लिखी -3 C0, C2 की वैल्यू ये जो हमने ऊपर फाइंड आउट की, और C3 की वैल्यू ये है, C4 की वैल्यू ये हमारे पास है, और सब में C0 है, और उसके बाद 5 की वैल्यू ये आपके पास है। इसी तरह बाकी C6 की वैल्यू ये हमारे पास है, C7 की वैल्यू ये लिख दी, और ये हमारे पास है। लेकिन इसमें ज़रा गौर करें कि एक चीज़ और सामने आ रही है, वो क्या कि सब में C0 कॉमन है। ये देखें, यहाँ भी C0 है, ये भी C0 है, और यहाँ भी C0 है, और ये भी C0 हमारे पास मौजूद है। तो हम C0 जो है ना, कम से कम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हम ले सकते हैं। जब हम इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ पर इसी तरह हमने ये इसका नाम P1 जो नाम रख दिया, या P2 रख दिया, ये आप इसकी जगह जो है वो एक सीधी वैल्यूज़ ही रख लें, ये बजाय इसके कि P1 P2 नाम रखने के, सीधी वैल्यू जो है वो रख लें इसके अंदर। फिलहाल ये सब में C0 कॉमन है, यानी P1 जो Cn की वैल्यू निकली है वही रख लें, मैं ये कहना चाहता हूँ।
और ये एक सपोजिशन ही कर ली, इसको बेशक ना लिखें आप यहाँ पर इसके अंदर, इसको अभी बेशक जो सा है वो हमारे पास हम नहीं लिखते, हाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर सी एन और एक्स एन की वैल्यू जो सी वो ज़रूर लिख लेना। एक्स एन का कोएफिशिएंट ये हम बाद में लिख देंगे, लेकिन इसमें आप खुद ड्राइव करके लिखें। इन्होंने सपोज कर लिया कि इसका जवाब P1 है और यहाँ पे क्या कहते हैं इसका जवाब P2 है। यानी इसमें P1 P2 से मुराद ये है कि ये इसका कांस्टेंट कोई आएगा। जैसा हर एक के अंदर देखें, हर एक सी नॉट में कांस्टेंट 7 है। ये 9/2 है, इसका कांस्टेंट 7, इसका -9/2 है, इसका कांस्टेंट जो सा है x5 के साथ जो सा है -81/40 है, सी नॉट को छोड़ के, हालांकि सी नॉट भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट, इसी ने ये कहा है कि P1 जो है कोई कांस्टेंट है जो ड्राइव किए बगैर लिखा है, जो कि यहाँ पे ना आप ड्राइव करके लिख लेना। उसका नाम जो कांस्टेंट है उसका नाम P1 रख दिया एक्स एन के साथ, और जो सी नॉट को छोड़ के और एक्स एन प्लस के साथ जो कांस्टेंट है उसका नाम P2 रख दिया। फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि इस सारे में हम जो है यहाँ पर सी नॉट जो है वो कॉमन ले रहे हैं इस सब में। तो सी नॉट कॉमन लेते हैं जी हमारे पास। सी नॉट जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो आपके साथ क्या सूरत हाल समझ आएगी। ये देखें जी, सी नॉट कॉमन लेते ही ये पॉलिनोमियल एक और में शिफ्ट हो गई। सी नॉट जब हमने कॉमन लिया तो उसके बाद सब में से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉमन लिया, तो हमारे पास सी नॉट के साथ ये पॉलिनोमियल हासिल हुई। आगे भी हम दिखा देते हैं आपको। तो ये पॉलिनोमियल्स हमारे पास हुई, और ये इसी तरह बाकी सब में इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। सब में वो मैं अभी ये शो कर देते हैं, आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है कि ये सूरत हाल आती है जी कॉमन लेने के बाद। तो ये कॉमन लेकर ये सी नॉट बाहर आ गया और अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर ये आ गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें P1 को आप हल कर लेना, यानी इसका जवाब आएगा सी एन के अंदर। उसका नाम हमने मफरूज़ा कर लिया, सपोज कर लिया कि ये हमारे पास P1 है और इसके साथ P2 आया जब हमने Cn+1 के कोफिशिएंट को हल किया। यानी कि जो कोफिशिएंट्स हमने हल करने हैं Cn क्वेश्चंस के अंदर, जैसा हमने C1 हल किया था, C2 हल किया था, C3 हल किया था, सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाली थी, इसी तरह हम यहाँ पे कोफिशिएंट निकालेंगे Cn के, Cn+1 के। उसका नाम चूँकि वो काफ़ी दूर पड़ा है और इसको मालूम करने के लिए आपको जो है वो सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा जब तक हम Cn तक नहीं पहुंच जाते। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, फिलहाल तो चले मैं अभी डिस्कस दोबारा करता हूँ। यहाँ पहले इस बात को मुकम्मल कर लेते हैं कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। यहाँ पे गौर करें, ये सारा हमारे पास आंसर है। सी नॉट एक कांस्टेंट है, इसको मैं बाद में डिस्कस अभी करता हूँ कि P1 P2 क्यों लिखा, इसकी वजह क्या है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ पे सी नॉट हमारे पास आ गया। जब सी नॉट आया, अब सी नॉट क्या है जी, सी नॉट एक कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो फिर एक रियल नंबर है। अगर ये एक रियल नंबर है जो विदाउट कांस्टेंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, यानी ये नहीं कह रहे कि वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा, कांस्टेंट पॉजिटिव या रैशनल नंबर होंगे, ये नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे कांस्टेंट है। बस कांस्टेंट का मतलब होता है एनी रियल नंबर। तो सी नॉट हमारे पास, सी नॉट की वैल्यू यहाँ पे ना 2 रखें। 2 रखकर इस सारी ब्रैकेट को यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो है इसे मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को, तो वो एक जवाब होगा, एक आंसर होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ इस तरह करें कि आप सी नॉट की वैल्यू 3 रखें और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसका दूसरा आंसर होगा उस सवाल का जो हम सवाल हल कर रहे हैं। जब सी नॉट की वैल्यू 3 रखेंगे और इस सोल्यूशन को हल करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई थोड़ा सा करके देख लेते हैं। यहाँ अगर सी नॉट तो 3 माइनस 9x, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 27/2 एक्स स्क्र, इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27/2, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 81/8 और सो ऑन। यानी कि ये हमारे पास इस तरह सिलसिला जारी रहेगा और ये 3p1 बन जाएगा और ये 3p2 बन जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ना मकसद ये है कि आप यहाँ सी नॉट की वैल्यू चेंज करते जाएं तो इसकी डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे, जिसको हम फैमिली ऑफ द कर्व्स कहते हैं। सी नॉट 4 रखें, सी नॉट -1 रखें,
सी नॉट -1 रखें, सी नॉट 1 रखें, सी नॉट 3/2 रखें, सी नॉट 7/8 रखें, सी नॉट 3 अंडर रूट रखें, कोई रियल नंबर रखें और वो आंसर लिखते जाएं। लिखने नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए है कि फैमिली ऑफ द कर्व्स हमारे पास कैसे मौजूद होता है। तो सी नॉट की वैल्यू वेरी करते जाएं, तो आपके पास डिफरेंट आंसर आते रहेंगे। मिसाल के तौर 4 रखें यहाँ पर, या 2 रख लेते हैं इस दफ़ा 2, और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये छोटा नंबर इसलिए लिया ताकि मुझे आसानी से मल्टीप्लाई ज़बानी से कर सकूँ, वरना कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा अगर मैं सी नॉट की बहुत बड़ी वैल्यू रख दूँ, यानी 2345। तो ये रख के मल्टीप्लाई करूँ तो फिर हमारे पास एक और जवाब आ जाएगा। फिलहाल ये 2 अगर इसको 2 रख लेते हैं सी नॉट को, तो फिर और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 - 6x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 27/4 और -81/20 x5 एंड सो ऑन, यानी कि इस तरह ये सारी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस तरह ये फैमिली ऑफ द कर्व्स हमारे पास हासिल हो गई और पावर सीरीज का मेथड यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि P1 और P2 क्यों लिखा, यहाँ पे इस तरह का कांस्टेंट क्यों नहीं लिख दिया -81/40 x5 के साथ, जिस तरह यहाँ x³ के साथ -9/2 लिखा है, यहाँ सपोजिशन क्यों कर डाली P1 P2 की। तो इस सवाल का जवाब हम ले लेते हैं जी। हमारे पास क्या है, ये आपको बाकी सवालों के अंदर भी मदद करेगा। इन सवालों, ये डिस्कशन जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये देखें जी, यहाँ पर हमने लिखा था, ये हमारे पास इसके अंदर सी एन की वैल्यू हमारे पास नहीं थी असल में, सी एन की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। हम सब्स्टिट्यूट करते तो तब हमारे पास रिजल्ट आना था। अब सी एन की वैल्यू में एक तो सी नॉट आना ही आना था, और दूसरा इसके अंदर सी नॉट के साथ एक कांस्टेंट आना था, उसका नाम हमने P1 रख दिया या P2 रख दिया। इसको फिर दोबारा समझने के लिए हम शुरू से देखते हैं कि हर एक में अगर हम गौर करते हैं, ये देखें C8 फाइंड आउट किया था। जब हमने C8 फाइंड आउट किया, सी नॉट तो आया ही आया इसके अंदर, लेकिन इसकी C8 नॉट का जो साथ एक और कांस्टेंट है वो ये है। और ये किससे किस तरह मालूम हुआ, ये जब तक आप इसको C7 मालूम नहीं होता आपके पास, ये C7 से हासिल हुआ था। ये C7 से ये चीज़ हासिल हुई थी, ये वाला कांस्टेंट, ये कांस्टेंट C7 से हासिल हुआ था। अगर C7 की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट ना करते, ये वाली वैल्यूज, तो आपके पास सी नॉट नहीं हासिल हो सकता था। यानी इससे पिछली वाली टर्म्स C8 तब मालूम होगा जब आपके पास C7 होगा, और C6 कब मालूम होगा, जब आपके पास C6 आपके पास C7 कब मालूम होगा, C7 उस वक़्त मालूम होगा, यानी ये हमारे पास जिसकी राइट हैंड साइड पे C नॉट है, जब आपके पास C6 होगा। C6 होगा तो वैल्यू मालूम होगी, वरना नहीं होगी। यानी आप डिपेंड कर रहे हैं अपने पिछले पर। आप देखना ना, C6 की वैल्यू आपने यहाँ पुट की, तो तब आप इस रिजल्ट पे पहुंचे। यानी C7 डिपेंड कर रहा है C6 के ऊपर। इसी तरह और देखें यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, हर एक में यही हो रहा है। चलिए एक और दिखा देते हैं, C2। अब C2 देखें डिपेंड करेगा C1 से। अगर उसके पास C1 नहीं होगा तो आप नहीं मालूम कर सकते C2। यानी हर एक के अंदर ये देखें, C1 की वैल्यू यहाँ पुट की, तब ये C2 मालूम हुआ 9/2। और C3 कब मालूम होगा, जब आपके पास C2 मालूम होगा। यानी C2 मालूम, हर एक के अंदर उसकी प्रीवियस वैल्यूज का क्या रिलेट हुआ है। यानी अगर हम C10 मालूम करना चाहते हैं तो सबसे पहले C9 मालूम करना पड़ेगा, वरना C10 मालूम नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने जनरल में एकदम जंप लगाया, सो ऑन किया हमने, यानी हमने यहाँ पर सो ऑन कर दिया कि सो ऑन। इसके अंदर काफ़ी टर्म्स जो सी हैं, जो पहले तो हम यूँ कर रहे थे कि C1 मालूम कर लिया, C2 मालूम कर लिया, C3 इन सीक्वेंस कर रहे थे। C1 पहले फाइंड आउट किया, C2 फाइंड आउट किया, C3 फाइंड आउट किया, C4 फाइंड आउट किया, C5 फाइंड आउट किया, सिमिलरली C6 फाइंड आउट किया, और C7 C8 तक हम पहुंच गए थे। लेकिन इसमें जब गैप आया तो Cn+1 को ज़रूरत है Cn की। अब Cn तो है ही नहीं यहाँ पर। Cn की वैल्यू क्या आपके पास है, वो तो सो ऑन की नज़र हो गई, सो ऑन, यहाँ पे सो ऑन है, Cn है ही नहीं। C8 तक हमने आगे जाके सो ऑन कर दिया। अगर आप कहते हैं जी मैं करना चाहता, तो हम कहते हैं कर लें जी, C9 भी करें, C10 भी करें और अप टू Cn करें, फिर यहाँ इसकी वैल्यू रख लें।
अब इसकी वैल्यू ना होने की वजह से, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी, एक चीज़ क्या ज़रूर थी कि हर एक में सी नॉट आ रहा था, तो सी नॉट भी आएगा और इसके साथ जो कांस्टेंट आएगा उसका नाम हमने P1 रखा है। यानी सी नॉट के साथ जो कांस्टेंट आएगा वो उसका नाम हमने P या P1 या P2 जो मर्ज़ी नाम रख दें। ये देखें, ये हमने रखा, सपोज़ कर लिया क्योंकि वो मालूम नहीं हो सकता। तो लिहाज़ा ये सी नॉट भी साथ लिख दिया। इसी वजह से वहाँ पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने जो आंसर इसका लिख रहे थे, उसके अंदर आपने हमने यहाँ पर P1 लिखा कि x1 का ये देखें यहाँ पर हमने इसके अंदर P1 लिखा कि x1 का xn का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है सी नॉट के अलावा, सी नॉट तो आना ही आना था, लेकिन P1 भी आएगा उसके साथ और वो मालूम होगा अपने प्रीवियस के साथ, रिजल्ट्स के साथ। और जो कि x यानी कि हमारे पास पिछली जो भी होगी, इसी तरह ये देखें इसमें सी नॉट तो आना ही आना है xn+1 का कोफिशिएंट, लेकिन P2 भी आएगा जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया। अब P2 कैसे हासिल होगा? अपनी प्रीवियस इक्वेशन से। अब प्रीवियस इक्वेशन तो यहाँ तक तो हम करते नहीं, हम तो यहाँ सो ऑन लिख लेते हैं, ये सो ऑन लिखा और प्रीवियस ना होने की वजह से हम जो है वो अगली टर्म को सॉल्व नहीं कर पाए और लिहाजा ये इस वजह से हमने ये P1 और P2 रखा और जनरल में हमने जो है वो यहाँ पर इस तरह लिख दिया कि जी इसका नाम P रख दिया जाए। ये जो कांस्टेंट हमारे पास लिखा गया। यहाँ पे हमारा जो है ये सवाल कंप्लीट होता है, यानी ये मेथड। तो बाकी एक चीज़ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताता ही चलूँ कि अगर मिसाल के तौर पर ये सवाल एक और तर्ज पर आ जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी हमारे पास पॉइंट, कि आप इसके अंदर ना ये डिफरेंशियल क्वेश्चंस की है, ज़रा ये देख लेना जी, वहाँ पर आप एग्ज़ाम में भी याद रखना कि यहाँ पर आपके पास है ये सवाल के अंदर ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई और लफ्ज़ आ जाता है, मसलन के आ जाए, के आ जाए, एच आ जाए, जी आ जाए, यानी ये हमारे पास आ जाए। के से मुराद है एनी कॉन्स्टेंट्स। ये के आ जाए यानी वाई डैश प्लस के वाई। तो उस सूरत हाल में यहाँ जितने भी आपके पास हैं, ये हमारे पास हैं जितने भी क्या कहते हैं, एक और दफ़ा मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर कि ये अगर यहाँ पे इधर के आ जाए तो आपके पास यानी यहाँ पर के या कोई ए आ जाए, चले मैं इस दफ़ा ए लिख देता हूँ। यानी कोई भी आपके पास आ सकता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ए आ जाता है, ए आ जाए तो यानी 3 की जगह जो है वो 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो सवाल जो है ना वो आपका वही रहेगा, यहाँ पे यहाँ ए आ जाए यानी प्लस वाई डैश प्लस ए वाई, तो चेंज कहाँ आएगी जी? चेंज कहाँ आनी है जी? जहाँ पे 3 है वहाँ ए आ जाएगा। और अगर आप जो है यहाँ पर ये इस सवाल को भी बना लेना, आप ना कर लेना हमारे पास इस सवाल को भी, कि ये हमारे पास क्या कहते हैं कि के आने पे तमाम जो 3 हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे के आ जाएगा। और अगर ए आता है तो ए के साथ कर लें, के 4 करके भी सवाल हल आ जाता है, वाई डैश प्लस 4 वाई, वाई डैश प्लस 6 वाई, वाई डैश माइनस 2 वाई, ये भी याद रखना, माइनस 2 वाई नेगेटिव भी आता है, वाई डैश माइनस 3 वाई ये भी हमारे पास आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर ए या के आता है तो उस सूरत हाल के अंदर 3 के साथ एक छोटा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये फ़र्क क्या पड़ेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़र्क ये पड़ेगा कि इसकी जगह जो हमारे पास है बाकी ब्रैकेट के अंदर बाकी सवाल वैसे ही हल होगा। यानी ये नहीं समझना कि कोई दूसरा सवाल आ गया हमारे पास। ये इसकी जगह 3 की जगह यहाँ पे ए आ जाए तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अगर के आता है के से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह हम जो है बाकी करते रहेंगे। तो लिहाजा ये यहाँ पे माइनस यानी कि आपके पास इधर इधर जो है -3 आ सकता है, -4 आ सकता है, -6 आए, तो उसी तरह फिर बाकी क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करेंगे। और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बात को फॉलो कर गए होंगे। तो इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।